हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का मैराथन्स में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो टॉपिक्स है ना। पहला में आता है अभाज्य गुणनखंड। हम लोग कैसे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। दूसरा टॉपिक्स आता है दिए हुए संख्या का कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। कौन से विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और तीसरा टॉपिक है ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के आधारभूत अवधारणाएं कैसे है और √2, √3 या √5 को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और एक एक टॉपिक का कंसेप्ट को देखेंगे। तो पूरी वीडियोस के साथ में बने रहें और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी मैथ मैराथन के साथ में जुड़ सके, है ना। किसी भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये टॉपिक 1 है। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले या जानने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं और भाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या आप वो पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर दोहराएंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या, है ना, जो संख्या केवल एक एवं खुद से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? खुद से विभाज्य हो, उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसका मतलब है जो भी संख्या यदि केवल एक से और खुद से विभाजित होता है तो उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। जैसे कि 2, है ना, 2 को हम लोग देख सकते हैं ये संख्या केवल एक से विभाज्य है और किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। 3 भी एक से विभाजित है और या फिर खुद से ही विभाजित है ना। 4 को यदि हम लोग देखेंगे तो ये एक से भी विभाजित है ना, खुद से तो विभाजित है ही, लेकिन इसके अलावे 2 से भी विभाज्य है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? जो संख्या केवल एक एवं खुद से विभाज्य हो। आप लोग याद कर लेना और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं। जो भी संख्या एक से या खुद से विभाजित होता है उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप लोग 1 से 100 तक याद जरूर रखेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, इसके बाद रहता है 3 के बाद 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना। इसके बाद आता है 29, 31, इसके बाद 37, है ना, 37 के बाद 41। इस प्रकार 100 तक अभाज्य संख्या आप लोग याद रखेंगे। तो ये था अभाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? तो भाज्य संख्या जस्ट इसका ऑपोजिट, है ना। जो संख्या एक और खुद के अलावा, एक और खुद से कोई भी संख्या विभाजित होता है तो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसी को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं था तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो जो भी संख्या अभाज्य संख्या ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या यहाँ समझ में आ गया, भाज्य संख्या भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये सभी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या को याद रखेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या की सहायता से ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या का गुणनखंड का क्या मतलब होता है? जो भी संख्या दिया हुआ संख्या को विभाजित करे, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड का बात कर रहे हैं तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे हमें यदि 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है? 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 24 को हम क्या करेंगे? 24 को अभाज्य संख्या से भाग देते जाएंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो 2 से हम तब तक भाग देंगे जब तक भाग जाता हो। तो 2 से हम लोग भाग देंगे, है ना, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है तो 12 बार में जाएगा। फिर 12 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6 बार में जाएगा। और अब यदि 2 से हम लोग फिर भाग देंगे 6 को तो 3 आएगा। अब यहाँ पर 2 से भाग नहीं जाएगा, है ना। तो हम अगला अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। तो अगला अभाज्य संख्या हमारा कौन है? 3 है। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। तो तब तक हम लोग विभाजित करते जाएंगे अभाज्य संख्या से जब तक वो विभाजित होकर के 1 ना आ जाए।
तो है ना। तो ये सभी जितने भी ये जो अभाज्य संख्या है इसको हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे। जैसे 24 को हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है ना। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। यही 24 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, है ना। ये 24 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। 2 को हमने कितने बार गुना किया है 3 बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3, है ना। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड को यदि घात के रूप में लिखना हो तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3। इसी प्रकार यदि हमें 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, किसका निकालना हो 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे 60 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है 2 है, तो 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 30 बार में जाएगा, है ना। फिर हम लोग उसी संख्या से भाग देंगे क्योंकि फिर 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग देंगे तो हम लोग कितना आएगा 15। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो अगला अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। तो अगला अभाज्य संख्या से क्या है 3 से यदि विभाजित हो रहा है तो विभाजित करेंगे। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा तो अगला अभाज्य संख्या 5 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब ये सभी जितने भी संख्या है इसको हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा 60 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 बार गुना हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5, है ना। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे, है ना। इसी तरह मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 120, 140, 1000, है ना, 560, इन सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है हमारा दिए हुए संख्या का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। अभाज्य गुणनखंड की विधि से हमें निकालना है दिए हुए संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोनों का नियम एक ही जैसा है ना, थोड़ा सा अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। तो यदि हमें एलसीएम निकालना है ना दिए हुए संख्या का, या एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस दिए हुए सभी संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो याद रखना है कि यदि जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि दिए हुए संख्या का एलसीएम हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर उन अभाज्य गुणनखंड में से, है ना, जिसमें यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम लोग उसमें अधिकतम घात वाले संख्या को लेते हैं। किसको लेते हैं, अधिकतम घात वाले संख्या को लेते हैं। और यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो जो भी संख्या बचता है उन सभी संख्या को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप याद रखना है। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम और प्रश्न के माध्यम से ही समझते हैं कि कैसे हम दिए हुए सभी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमें निकालना है 24 और 32 का एलसीएम, क्या निकालना है, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, जितना भी दिया हुआ संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यदि आपको आता है ना, तो आप रफ में निकाल लेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, है ना। फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार, फिर 2 से भाग करेंगे 3, फिर 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 24 बराबर, अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 कितने बार है, 3 बार है। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 गुना 3, है ना। इसी तरह ये 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित होगा 2, है ना। फिर 2 से 8, फिर 2 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से देंगे 1 बार में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 कितने बार गुना होगा, 5 बार गुना होगा। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो पहला स्टेप तो यही है। पहला स्टेप हमें क्या करना है, दिया हुआ संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि यदि नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 है।
है ना, यहाँ सभी संख्या में 2 है ना, दोनों संख्या में यहाँ पर 2 का गुणनखंड में 2 है ना, गुणनखंड में 2 है, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम घात वाले को लेंगे। अधिकतम घात का मतलब जिसका पावर अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 5 है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड में। तो 2 का पावर 5 गुना, है ना, जो भी संख्या बच जाए उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 होता है, 32 तिया कितना होता है, 32 तिया 96। तो ये 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यदि इसी संख्या में हमें एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। तो पहला तरीका तो वही है कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूं, है ना, लेकिन आपको यदि केवल एचसीएफ निकालना हो तो वहां पर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले दिए हुए सभी संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है ना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं रखना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसमें भी गुणनखंड में 2 आ रहा है, इसमें भी गुणनखंड 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात के बजाय न्यूनतम घात वाले संख्या को लेकर। तो न्यूनतम घात हमारा कितना है ना, यहाँ पर घात में 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, किसका, 24 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये विधि को याद रखें, यदि एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में एलसीएम में क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड में अधिकतम घात वाले संख्या को लेना है और बाकी जो संख्या बचेगा उसको वो सभी संख्या को लेकर के हमें क्या कर देना है, गुना कर देना है, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ के केस में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकला हुआ था इसलिए मैंने नहीं निकाला, लेकिन यदि आपको निकालना हो तो आपको निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, है ना, आपको यहां पर देखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड में कौन से संख्या का न्यूनतम घात है, कौन सा संख्या का न्यूनतम घात है। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 का पावर 3 न्यूनतम घात था, है ना, क्योंकि यहां पर 2 का पावर 5 है, तो न्यूनतम घात वाला हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 2 का पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। वास्तविक संख्या का ये तीसरा टॉपिक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की आधारभूत अवधारणा और √2, √3, √5 को हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो आप धैर्य जरूर रखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स भी बना लेंगे, है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, है ना, जिस भी संख्या को P/Q का मतलब होता है बट्टा, है ना, बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। यदि किसी भी संख्या को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, है ना। किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या का गुण है। परिमेय संख्या का गुण को याद रखेंगे, है ना। पहला गुण यही है कि यदि परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या को हम लोग P/Q मतलब बट्टा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद दूसरा गुण हमें याद रखना है कि, है ना, P को हम लोग ऊपर को अंश बोलेंगे, नीचे को हर बोलेंगे। तो अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, है ना। P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा तो वो कितना होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो उसे ही हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ये 2 गुण होता है किसका, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का 2 गुण होता है ना। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या होता है, केवल 1 गुणनखंड होता है, 1, है ना, केवल 1 गुणनखंड होता है। ये गुण को याद रखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे √2, है ना, √2, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत हो, दशमलव प्रसार अशांत हो, है ना, अशांत हो, तो उस संख्या को हम लोग बोल सकते हैं
अपरिमेय संख्या है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है? यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि √2, √3, √5 तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? चलिए हम लोग प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो उसके लिए परिमेय संख्या का ये जो दो गुण है, वो दो गुण को आप लोग याद रखेंगे कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो केवल 1 होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे। एक को हम प्रूफ करते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। इसके बाद आप अपने से √3 और √5 को प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग तरीका को हम लोग देखते हैं, है ना, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए परिमेय संख्या का जो गुण है, उस गुण को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो √2, √3 और √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि का प्रयोग किया जाता है। विरोधाभास विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया करेंगे, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्या करना है? सिद्ध करें। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है? हमें नहीं पता कि √2 अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि √2 जो है वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या। मान के चलते हैं, मानने में क्या दिक्कत है? तो हम यहां पर लिखेंगे माना कि √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि यदि हम √2 को मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो गुण होगा वो √2 में भी अप्लाई होगा। तो √2 में अप्लाई होगा परिमेय संख्या का गुण। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम लोग वही गुण को अप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि यदि ये परिमेय संख्या है तो वो दोनों गुण, है ना, वो दोनों गुण जो परिमेय संख्या का है वो दोनों गुण अप्लाई होना चाहिए। तो यदि √2 परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखते हैं √2 बराबर a/b, है ना। a कोई भी चर संख्या है, b कोई भी चर संख्या है, a/b लिख सकते हैं। क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 1। क्या बोलेंगे? समीकरण 1 बोलेंगे। अब थोड़ा सा, ये तो पहला गुण है ना, क्योंकि पहला गुण के आधार पे हमने लिखा है, क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 यदि परिमेय संख्या है तो इसको भी हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं √2b, है ना। a बराबर √2b। अब दोनों प्रकार हम दोनों साइड से, दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ से हम लोग इसको वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² बराबर 2b, a² बराबर 2b। अब इस समीकरण को थोड़ा सा गौर करेंगे। यहां पर हम लोग गौर करेंगे कि a² बराबर 2 गुना b है ना, 2 गुना b है। तो हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा रफ में आप लोग को बता रहा हूं। 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। 6 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 भी 6 का गुणनखंड है और 3 भी 6 का गुणनखंड है। यदि हम लोग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो जो संख्या गुणनफल के रूप में होता है उसको, है ना, इस संख्या का क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी, है ना, 2 क्या है? या गुणन के रूप में है, तो हम बोल सकते हैं a² का गुणनखंड, है ना, 2 है। कितना है? 2 है और b भी है। अच्छा, b² हो जाएगा यहाँ पर, है ना, स्क्वायर करेंगे तो, है ना। तो 2b² हो जाएगा। तो a² का गुणनखंड यहाँ पर 2 है। तो हमें पता चल गया यदि a² का गुणनखंड 2 है तो a का भी गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 होगा, है ना। a का भी गुणनखंड 2 हो जाएगा, ये याद रखना है। तो यदि a का गुणनखंड 2 हो गया तो हम लोग a को कैसे लिख सकते हैं? a को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना c, क्योंकि यदि जो संख्या किसी का गुणनखंड हो तो उसके गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो a का गुणनखंड 2 है, इसीलिए a को हम लोग उसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना c हम लोग लिख सकते हैं। c कोई अन्य संख्या है ना। तो यहाँ भी हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना।
दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि a को हम लोग 2 गुना c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुना c लिख सकते हैं। तो इस समीकरण का फिर से हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इस समीकरण का। अब इस समीकरण में था a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो उसी प्रकार a के जगह अब 2c को बैठाना है। किसको बैठाना है? 2c को बैठाना है। तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो इस यहां से क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 गुना c स्क्वायर। तो यहां पता चल रहा है कि b स्क्वायर का गुणनखंड कौन है? तो b स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। कितना है? 2 है। यदि b स्क्वायर का गुणनखंड 2 है तो b का गुणनखंड भी कितना होगा? 2 है ना। तो अब यहां से हमें पता चला a का भी एक गुणनखंड 2 है और b का भी एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब है a और b का, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का 2 है, जबकि हमें यहां पर एक आना चाहिए यदि ये परिमेय संख्या होता तो, है ना। परिमेय संख्या का क्या गुण था? यदि हम किसी भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखते हैं, p बाय क्यू या ab के रूप में लिखते हैं, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकला? 2 निकला, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने माना है वो गलत है। यदि ये हम परिमेय संख्या मान करके हम आगे बना रहे हैं और आगे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि परिमेय संख्या का जो गुण है वो अप्लाई होता है या नहीं होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है ना। तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विरोधाभास विधि से हमने गलत माना है। √2 परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये परिमेय संख्या का गुणों को व्याख्या नहीं कर पाया, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 अपरिमेय संख्या है।